सर तो ये सब खाना है टेस्ट नहीं होता। चलिए आप बताएंगे लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला बोलिए आप। सर 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। आप यही याद किए हैं? वो लेंस सर फार्मूला बोले हम। लेंस फार्मूला लेंस मेकर फार्मूला। सर 1/f इज इक्वल टू अंडर ब्रैकेट n/2 माइनस n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 और सर अंडर ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। आप बताइएगा अगर कन्वेक्स लेंस प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस को फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर कन्वेक्स लेंस है। प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स। चलिए आप बताइएगा लेंस डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म में रिफ्रैक्टिवनेस का फार्मूला बोलिए। आप बताएंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला बोलिए। चलिए ये अब नहीं सुनाएंगे, अपने साथी हो गए हैं। चलिए बात ध्यान से समझिएगा। अब और एक लोग दूसरे पूछ लेते हैं। कृष्ण मुरारी, माइक ऑन कीजिए। चलिए आप बताएंगे लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है जो? So 1/f mu2 by mu1 minus 1 बटे into 1/r1 minus 1/r2। चलिए आगे बताइएगा आप। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला बोलिए। बोलिए जल्दी से। सर याद नहीं है अभी। क्यों नहीं याद किए हैं? कब तक याद करके सुनाएंगे? टाइम बताइए। सर कल सुना देंगे। निश्चित अगले क्लास में हम जरूर पूछेंगे आपसे। ठीक है, सब लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए अब देखिए ध्यान से, आगे देखते हैं बात को और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए। इसके आगे हम लोग जो पढ़े थे कहाँ तक, तो बहुत सारा रिलेशन पढ़ लिए थे, कॉची थ्योरम पढ़ लिए थे, बहुत सारा कंसेप्ट। और अभी आप लोग के व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भी गया होगा, प्रिज्म का पूरा क्वेश्चन भी भेज दिए हैं। ठीक है, असाइनमेंट का पूरा क्वेश्चन भेज चुके हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं पहुंचेगा मैसेज कीजिएगा, हम दोबारा भेज देंगे। देखिए बात को समझने की अगर कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म के लिए जो फॉर्मूला था, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म जो था वो डेल मीन बराबर जो था आपका ए और म्यू माइनस 1, ऐसा फॉर्मूला। लेकिन ऐसा फॉर्मूला कब लागू होगा उसको सोचने की जरूरत है। ऐसा फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे, तो बात जरा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर जो होगा प्रिज्म जो है आपका, जिसका एंगल जो है बहुत स्मॉल होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है प्रिज्म का, जबकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तब ये फॉर्मूला लागू होगा, याद कर लीजिएगा। और ये जो है बहुत स्मॉल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए आपका, स्मॉल एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल एंगल होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला लागू होगा। यानी कि डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म का ये फॉर्मूला, इसके पहले भी एक फॉर्मूला था,
जो मेन फार्मूला था, और वह मेन फार्मूला क्या था उसको समझ लीजिए। वह मेन फार्मूला जो था आपका, बात समझ लीजिए, आपका म्यू इक्वल टू था साइन ब्रैकेट डेल मीन प्लस ए बाई 2 और बाई साइन ए बाई 2। ठीक है, साइन ए बाई 2, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो बात को जब समझने की कोशिश कीजिएगा तब यहाँ पर क्या होगा उसको समझिए। ये फार्मूला है, देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सारा फार्मूला हम डिराइव किए हैं और यही सब आपको एग्जाम में आएगा। लेकिन इसके आगे डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म का ये फार्मूला याद कर लिए हैं, तो अब इसके आगे का कंसेप्ट देखते हैं कि आखिर क्या होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम कॉची थ्योरम में पढ़े थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। क्या होता है, वेव लेंथ होता है, ये बात हम लोग समझ गए थे, और वेवलेंथ यानी लैम्डा होता है। तो बात को अब समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। यानी कि म्यू हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा, यानी प्रिज्म जो होगा, वो हर एक कलर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जब हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा तो क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा, तो आप लिख सकते हैं डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म में जो फार्मूला है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा, डेविएशन थ्रू थिन प्रिज्म है उसमें लिख सकते हैं फॉर रेड कलर के लिए अलग से। तो फॉर रेड कलर के लिए जो होगा, और रेड कलर के लिए जो होगा आपका उसको समझ लीजिए आखिर क्या होगा। रेड कलर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तो रेड कलर के लिए बात कीजिएगा तो डेल जो होगा रेड कलर के लिए वो होगा ए और म्यू आर -1, यानी ये रेड कलर के लिए वेवलेंथ हुआ, सॉरी रिफ्रैक्टिवनेस, क्योंकि रिफ्रैक्टिवनेस सबका अलग अलग होता है। उसी तरह से फॉर अगर कोई कलर ले लीजिए, येलो कलर ले लीजिए, तो येलो कलर के लिए जो होगा वह भी अलग होगा, यानी डेल येलो जो होगा वो भी अलग होगा, यानी ये म्यू बाई -1 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। उसी तरह से यदि आप निकालना चाहते हैं किसका, फॉर वायलेट, वायलेट कलर के लिए अगर चलते हैं, वायलेट कलर के लिए, तो वायलेट कलर के लिए अगर चलते हैं तब क्या होगा, डेल वायलेट आप लिख सकते हैं ए म्यू भी -1, यानी कि हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा। ये बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। देख लीजिए किन्हीं को कोई कष्ट नहीं होगा, बात समझ में आ गया है। हम ये बताना चाह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिए कि डेविएशन जो होगा आपका, मतलब कि डेविएशन जो होगा हर एक कलर के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। डेविएशन क्या होगा हर एक कलर के लिए आपका अलग अलग होगा, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए सभी लोग को समझ में आ गया है। देखिए ये सब का नोट्स बनाइए। बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, अपने मन से कुछ कुछ हमको लिख के भेज देते हैं। हम फार्मूला में क्या लिखाते हैं वो क्या लिखते हैं, और याद भी वही चीज कर लेते हैं। जबकि सारा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर रहता है, दोबारा देख सकते हैं, वहां से देख करके नोट बनाइए। एक नीतीश कुमार है जो बहुत दिनों से फिर अपना फेयर कॉपी का हमको नहीं भेजे हैं, मतलब फोन करते हैं तब भेजते हैं। कुछ लोग तो भेजते ही नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं, साफ नदारत है। देखिए बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, अब जो 10th क्लास में पढ़े थे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, क्या पढ़े थे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, आने की लाइट बाय थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म। बताइए इस टॉपिक के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। बहुत सब लोग 10th क्लास में पढ़े हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय थिन प्रिज्म। बताइए कुछ इसके बारे में।
दो को प्रिज्म को जोड़ दिया जाए तो लाइट उसी तरह का बाहर निकल। वो तो डिस्पर्सन है। डिस्पर्सन का हिंदी क्या समझते हैं? डिस्पर्सन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? डिस्पर्सन मीन्स क्या समझते हैं? सर लाइट का टूटना। लाइट का टूटना मतलब Scattering. व्हाइट लाइट है जो 7 कलर में टूट जाए, डिस्पर्स कर जाए। डिस्पर्स मतलब होता है बिखर जाना, है ना? तो एक व्हाइट लाइट ले जाइएगा अलग अलग कलर में डिफरेंट, तो अब आपसे कोई पूछेगा प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट जाता है तो डिस्पर्स क्यों हो जाता है, उसका रीजन बताइए। यानी क्योंकि कि सर प्रिज्म सबका से क्रिएशन अलग अलग होता है इसलिए लाइट टूट जाता है। डेविएशन क्यों अलग अलग होता है? सर क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा इसलिए। हाँ, तो वो सब बता चुके हैं, देख लीजिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय थिन प्रिज्म में आप बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या है, तो वही बात समझा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक प्रिज्म है जिसका आपका एंगल ए है, यहाँ से व्हाइट लाइट जा रहा है, ऐसे व्हाइट लाइट गया है इधर से। अब ये 7 कलर में टूटेगा। क्यों टूटेगा? तो याद कीजिए अभी अभी आप पढ़े थे कि डेल आर बराबर होगा ए म्यू आर माइनस 1। डेल येलो कलर के लिए होगा ए म्यू येलो माइनस 1, और डेल वायलेट के लिए जो होगा ए म्यू वायलेट माइनस 1। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म सबका सेम है। ये यहाँ ABCD लेटर नहीं लिखा हुआ है, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये जाना चाहिए था इधर, मतलब इस कलर को ये जाना चाहिए था इधर, हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, जाना चाहिए था उधर, लेकिन अब कोई नहीं जाएगा इधर। यहाँ से ये 7 कंपोनेंट में टूटेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और फिर यहाँ पर हम लोग एक तिरछा बनाते थे, याद कीजिए, और फिर यहाँ से ऐसे दिखाते थे 1 2 3 4 5 6 और लिखते थे 7। 7 कलर में टूट जाता था, इसी को हम लोग डिस्पर्सन कहते थे। इसी को क्या कहते थे? डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय थिन प्रिज्म। और इसको याद किए थे विबजियोर, याद कीजिए VIBGY/OR, नीचे से ऊपर याद किए थे। 7 कलर है VIBGY/OR, याद है? ये सब टर्म आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। तो देखिए आपको से कोई पूछ दे कि ये रेड कलर है जो ही ऊपर क्यों है, नीचे क्यों नहीं दिखाते हैं हम लोग, ये बात बताइए। अब कोई पूछ दे कि रेड कलर को ही हम ऊपर क्यों दिखाते हैं, तो क्या बोलिए? वेवलेंथ ज्यादा है। है उसका। तब देखिए ध्यान से समझिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है किससे? वायलेट से। मतलब इंक्रीजिंग में लिख दिए हैं, वायलेट सबसे छोटा, रेड सबसे ज्यादा बड़ा। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का सबसे ज्यादा होगा। अब याद कर लीजिए, और डेविएशन ए म्यू माइनस 1 है, यानी डेविएशन जो होगा रेड कलर का सबसे कम होगा, अब वायलेट कलर का डेविएशन जो है सबसे ज्यादा होगा। याद कर लीजिए वायलेट कलर का डेविएशन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, यानी रेड कलर का डेविएशन नहीं होगा। किसका डेविएशन नहीं होगा? आपका रेड कलर का डेविएशन बिल्कुल आपका नहीं होने वाला है। जब रेड कलर का डेविएशन ही नहीं होगा तो बताइए मतलब डेविएशन सबसे कम होगा। तो याद कीजिए ध्यान से, अब रे को जाना चाहिए था इधर, ये डॉटेड ब्लैक लाइन के तरफ जाना चाहिए था रे को, लेकिन रेड कलर जो है यहाँ से ऐसे डेविएट कर गया थोड़ा सा। देख लिया रेड कलर का डेविएशन सबसे कम हुआ, ये है डेल आर। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, ये डेल क्या है? एंगल है, भूलिए नहीं। बहुत लोग तो कुछ याद ही नहीं करते हैं, आप पूछेंगे तो कहेंगे सब याद है। ये डेल जो है एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन है। तो एंगल तो इसी तरह समझे, रे को जाना चाहिए था इधर, एंगुलर डेविएशन हो गया डेल आर। और देखिए वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है, देख लीजिए सबसे ज्यादा वायलेट का है, सबसे ज्यादा नीचे रहता है वो। तो डेल भी आप वहां रटे थे लेकिन समझे थे नहीं बात को। देखिए यहाँ ध्यान से, उसका फॉर्मूला है सबका, ऐसा ही कोई फ्री में नहीं कोई बात बोल देता है।
सब प्रूफ्ड फार्मूला है, सबका ड्राइव्ड फार्मूला है कि आपका वायलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पर देखिए सीरीज में समझ लीजिए बात को, है ना, सीरीज में बात को समझ लीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम ये बिल्कुल आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ जो डेविएशन होगा सबसे ज्यादा किसका होगा, आपका वायलेट कलर का होगा, और सबसे कम किसका होगा, रेड कलर का होगा। तो आपसे पूछा जाता है कि सिंबल ऑफ डेंजर में रेड कलर क्यों यूज करते हैं, तो उसका भी रीजन यही है। मान लिया कि हवा ये भी एक मीडियम है, तो बिना डेविएट किए स्ट्रेट पाथ पर सबसे ज्यादा दूर तक कौन जाएगा, रेड जाएगा। तो रेड जब सबसे दूर तक जाएगा तो दूर तक जो दिखे उसी को ना डेंजर के रूप में यूज कीजिएगा, जो पास ही तक दिखे उसको कैसे आप यूज कीजिएगा, आप सिंपल सा बात समझ सकते हैं। तो इसीलिए डेविएशन रेड कलर का सबसे ज्यादा सबसे कम होता है। तो सबसे कम होने के कारण इसको डेंजर में हम लोग यूज करते हैं, खतरे के निशान में यूज करते हैं, क्योंकि ये डेविएट नहीं करेगा। लेकिन 12th में आएगा तो इतना सिर्फ लिख दिएगा कि हम लोग का डेविएशन कम होता है इसलिए, तो नहीं, आपको फार्मूला के थ्रू इस तरह से लिखना पड़ेगा डिराइव कर करके। पहले लिखिएगा कि वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, एक पॉइंट वहां से लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा ऑल्सो डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसलिए फिर लिखिएगा कि डेविएशन ऑफ रे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ वेव, यानी वेवलेंथ ऑफ वेव की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। फिर लिखिएगा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होगा, और उस तरह से लिखेंगे। फिर लिखेंगे क्या, जब डेविएशन सबसे कम होता है तो ये स्ट्रेट पाथ में सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है। जब सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर सकता है स्ट्रेट पाथ में, तो आपको क्या डेंजर के रूप में क्या यूज कीजिएगा, आप रेड कलर को यूज कीजिएगा, है ना। ब्लू कलर को क्यों नहीं कीजिएगा, तो देखिए इसमें एक बात और समझिए, वायलेट और इंडिगो, वायलेट और इंडिगो जो है आपका क्या है, फेंट कलर है, वो आंख पर सेंस इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है, सेंस होता है ब्लू का, इसलिए रेड और ब्लू पर ही चलता है। ये दोनों थोड़ा सा सेंस कम है, फेंट कलर है, इसलिए इस कलर का यूज ज्यादा नहीं होता है। तो बात समझ गए कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय थिन प्रिज्म में क्या होता है, डिस्पर्सन क्यों होता है, उसका रीजन भी समझ गए। डिस्पर्सन क्यों होता है, क्योंकि हर एक कलर का डेविएशन अलग अलग होता है। जब प्रिज्म से पार करता है तो हर एक कलर अलग अलग डेविएट करता है, अलग अलग एंगल से डेविएट करता है, तो बाहर निकलने पर वो सातों कंपोनेंट में टूट जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, बात समझ लीजिए, डिस्पर्सन ऑफ उसको क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। और कोई इसमें से किन्हीं को कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो बताइए। लग रहा हो कि इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जो हम लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है तो भी पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखिए यहाँ दो टर्म है। हाँ बोलिए सर, ट्रेपीजियम का जो एंगल ए है तो वो पूरा एंगल इक्वल होगा कि अलग अलग होगा? एंगल सिर्फ ए है, बाकी Yes, ये sir. एंगल बहुत कम होता है, 2-4-5 डिग्री होता है। ये एंगल Yes, sir. बाकी कुछ का भी हो सकता है। Yes, sir, मतलब ये कुछ है। आपका प्रिज्म का जो है ये एंगल सिर्फ आपका ए होगा, बाकी दूसरे एंगल के बारे में नहीं किया गया है, बेस एंगल Yes, की sir. बात नहीं किया गया है। ठीक है, अब Yes, sir. इसमें आपका ये फार्मूला जब पता चल गया कि डेविएशन इस तरह से होता है, तो यहाँ पर एक दो टर्म है, और वो टर्म क्या है उसको समझिए। एक टर्म है एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म, है ना। और एक होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म, मतलब कौन सा प्रिज्म जो है कितना पावर से डिस्पर्स कर सकता है, मतलब कितना ज्यादा दूर दूर तक दो सब रे को क्या करता है, बिखेर सकता है, उसको जानना है। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ये समझ लेते हैं। ऐसे ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन नीट एक आध बार पूछ चुका है, इसलिए सबको पढ़ा देते हैं।
देखिए ध्यान से यहाँ पर बात समझ लीजिएगा। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? तो एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, लेकिन अगर फार्मूला लिखें तो फार्मूला तो हम तुरंत लिख देंगे। आप बताइए डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होता है? वायलेट कलर का होता है। सबसे कम किसका होता है? रेड कलर का। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्सन, बात समझिएगा, एंगुलर डिस्पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब एंगल के रूप में कितना वो डिस्पर्स किया। किसके रूप में? एंगल के रूप में वो कितना डिस्पर्स किया और कितना डिस्पर्स किया उसकी बात कर रहे हैं। तो आप देखिए ध्यान से, रे जा रहा था इधर, यही हो गया आपका डेविएशन। तो इधर तो रे अब है नहीं, लेकिन इसका डेविएशन सबसे ज्यादा, तो डिस्पर्सन इतना ही दूर में हुआ। इस डिस्पर्सन को, इस बिखराव को एंगल के रूप में मेजर करना है। तो एंगल के रूप में कैसे मेजर किए? तो फिगर से समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक एंगल डेल भी है और यहां से यहां तक एंगल डेल आर है। तो कितना दूर तक रे बिखरा हुआ है? तो रे बिखरा हुआ है इतना ही दूर से ना, यहां तक देखिए, यहां से यहां तक बिखरा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक ये, यही एंगल में बिखरा हुआ है, इतना ही एंगल में रे बिखरा हुआ है। और इसी एंगल को एंगुलर डिस्पर्सन कहेंगे। एंगुलर मतलब एंगल में डिस्पर्सन। तो एंगुलर में डिस्पर्सन हो गया तो क्या लिखिएगा? म्यू डेल भी, मतलब टोटल डेविएशन जो हुआ था वायलेट का, ये सबसे ज्यादा हुआ था और रेड का कम, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा उसी को एंगुलर डिस्पर्सन करते हैं। देख लीजिए, अब इसी को डेफिनेशन लिखना रहेगा, तो क्या लिखेंगे इसी को डेफिनेशन में कि एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ वायलेट कलर एंड रेड कलर। सब लोग को डेफिनेशन याद हो गया? यानी कि इसको लिख सकते हैं, मतलब फार्मूला हम सबसे पहले लिख दिए थे आपको समझाने के लिए। अब फार्मूला मिटा देते हैं, पहले आपका वही लिख देते हैं और उसका फिर फार्मूला लिख देंगे, हो गया है ना। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज द डिफरेंस, it is the difference between angular deviation of violet color and red color। क्या? रेड कलर। तो यानी कि देखिए इसका कोई सिंबल नहीं होता। सिंबल मतलब डिस्पर्सन जो हम लोग देख रहे हैं, एंगुलर डिस्पर्सन, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिंग सिंबल नहीं होता है। तो सिंबल नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं, फिर से टर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो हो गया डेल भी माइनस डेल आर हो गया। और डेल भी का फॉर्मूला अभी अभी हम लोग पढ़े थे, क्या? ए म्यू भी माइनस 1 माइनस ए म्यू आर माइनस 1, ऐसा लिखते हैं। देख लीजिए ध्यान से, अब जरा गौर कीजिए। तो ए म्यू भी माइनस ए, इसको दोनों गुना कर दिए, इससे दोनों गुना, माइनस ए, तो माइनस ए से गुना कीजिए तब माइनस ए म्यू आर आ जाएगा, और इसको सब गुना कीजिए तब प्लस ए हो जाएगा। तो प्लस ए माइनस ए गायब हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं क्या? एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म जो हो गया, एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म जो हो गया फॉर्मूला थिन प्रिज्म का, वो क्या हो गया? ए कॉमन आ ले आइएगा तो म्यू भी माइनस म्यू आर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। देख लीजिए एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म का जो फॉर्मूला हो गया, वो फॉर्मूला आपको सामने दिख रहा होगा कि क्या है, बात समझ गए होंगे। अब है मीन डेविएशन क्या होता है? मीन डेविएशन ऑफ रेड, सॉरी मीन डेविएशन ऑफ कलर। तो मीन डेविएशन मतलब आप बताए, रेड सबसे कम डेविएट किया, वायलेट सबसे ज्यादा, तो मीन मतलब मध्य, औसत, एवरेज, जो भी आप कहिए। तो मीन डेविएशन जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए ध्यान समझिएगा, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ लाइट
मीन डेविएशन ऑफ लाइट बाय क्या, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म। बात समझ गए होंगे। तो मीन डेविएशन बराबर क्या होगा, देखिए जब यहाँ पर रेगुलर मैनर में कोई चीज बदलता है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 होता है, तो मीन होता है इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2 होता है, याद कर लीजिए। जैसे एक वैल्यू 2 है, दूसरा वैल्यू 4 है, तीसरा वैल्यू 6 है, तो इसका मीन वैल्यू निकालिए। तो 2 + 6 8/2 4, इस तरह से निकल जाएगा आपका। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग सबसे कम जो है रेड का है और सबसे ज्यादा जो है वायलेट का है, अब बाई 2 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से। तो मीन डेविएशन यानी डेल मीन जो होगा उसकी बात करते हैं, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन में अब क्या लिखिएगा, a म्यू r -1 प्लस a म्यू v -1 बाई 2, ये सब डिफाइंड टर्म है, डिफाइंड फॉर्मूला है। तो डेल मीन जो निकालिए चलिएगा मीन डेविएशन, उसमें क्या होगा देख लीजिए, a म्यू r -a प्लस a म्यू v -a, तो -a 2 जगह है, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं बाई 2, यानी डेल मीन बराबर लिख सकते हैं फिर से फर्दर, a कॉमन ले आइएगा तो म्यू r प्लस म्यू भी होगा अब -2a बाई 2 हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। अगर a सब जगह से कॉमन ले लेते हैं तो आपका, या a बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, या जो भी ले लीजिए, तो a अगर सभी जगह से कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा म्यू r प्लस म्यू भी बाई 2, और इसमें 1 हो जाएगा क्योंकि डिवाइड किए तो 1 हो जाएगा। तो फार्मूला तो किसी तरह से लिखा जा सकता है, वो फार्मूला आपको एग्जाम में सोचना है। ये सब डायरेक्ट आपको बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है, क्वेश्चन फार्मूला ये सब डायरेक्ट पूछ देता है, सीधा फार्मूला पूछेगा, याद कर लीजिएगा इस सब फार्मूला को। सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा 12th में, है ना। तो याद कर लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका मीन डेविएशन, ठीक है, लेकिन मीन डेविएशन जो होता है आपका रेड कलर के बराबर, ठीक है। मीन डेविएशन जो होता है, एक पॉइंट इसमें और है, जो मीन डेविएशन निकल के आता है वो येलो कलर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, येलो के बराबर होता है, यानी कि ये बीच वाला के बराबर होता है। क्यों, येलो का वेवलेंथ भी होता है 555, क्या होता है 555 नैनोमीटर होता है, 555, याद कर लीजिएगा, बहुत फेमस टर्म है 555। तो ये है आपका डेविएशन, मतलब एंगुलर डिस्पर्सन बाय थिन प्रिज्म, और मीन डेविएशन ये दिया हुआ है, ठीक है। इतना देखिए समझ में आ गया होगा, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, कोई कष्ट नहीं है, पिक्चर भी एकदम साफ होगा, देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से समझ लीजिए, है ना। देखिए, और जिनको थ्योरी लिखने में मजा नहीं आता है ना, वो हम बोल तो रहे हैं कि आ करके कॉपी लेके जाइए, ऑफिस में कॉपी सब थ्योरी लिखा हुआ अच्छे से, जितना लिखाते हैं A to Z लिखा हुआ रहता है। अब कोरोना भी नहीं है, कोरोना भी भाग चुका है ना। पटना में तो बिल्कुल नहीं है, एकदम क्लियर हो गया है, और सोच रहे हैं 10 दिन में कोचिंग भी खोल देने के लिए, 10-15 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन का कहानी खत्म, और नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाएंगे उनको अलग से, जो पेमेंट करे कस के कीजिएगा, एक्स्ट्रा पेमेंट, है ना, तब होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेसिक फार्मूला है, डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म। क्या है, डिस्पर्सिव पावर, कितना पावर है डिस्पर्स करने की क्षमता क्या है, किस पर डिपेंड करेगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म, डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म, देख लीजिए ध्यान से। इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, क्या चीज से, ओमेगा से डिनोट किया रहता है, ऐसे नाम भी ओमेगा से किए हुए हैं, डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म क्या होता है उसको देखते हैं। तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है रेशियो होता है, इट इज द
ratio, it is the ratio of, it is the ratio of angular dispersion, angular dispersion, angular dispersion by thin prism to the mean deviation by thin prism, thin prism। यानी याद कीजिए किसका किसका रेशियो होता है, जो एंगुलर डिस्पर्सन, मतलब कि एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो होता है ना। ओमेगा इक्वल टू तब तो हो जाएगा आपको डेल भी माइनस डेल आर बाई डेल मीन। तो याद कर लीजिए यहाँ पर जो फॉर्मूला आया था अभी, इसका फॉर्मूला आया था ए म्यू भी माइनस म्यू आर, इतना आया था। और इसका लास्ट फॉर्मूला क्या था, ए ब्रैकेट म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 आया था, ऐसा आया था, देख लीजिए। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि तब तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनल में म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू भी प्लस म्यू आर बाई 2 और माइनस 1, ऐसा आपका ऐसा फॉर्मूला आएगा। ये हो गया एक फॉर्मूला, देखिए ध्यान से किसका। आप बताइए कि कोई भी प्रिज्म कितना डिस्पर्स करेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से। डिस्पर्सिव पावर किस पर डिपेंड कर रहा है उसको देख लीजिए। और एक दूसरा होता है, नोट पॉइंट में लिखेंगे मीन डेविएशन बाय थिन प्रिज्म is also equal to the mean deviation by thin prism is also equal to the deviation of yellow color। बात नहीं बोले हैं हमने यहाँ पर ये कहा कि मीन डेविएशन बाय थिन प्रिज्म जो होगा ऑल्सो इक्वल टू डेविएशन ऑफ येलो कलर, यानी येलो कलर के जब बराबर होगा तब तो आप यहाँ पर फॉर्मूला जो ये लिखे हैं यहाँ डेल बाई भी लिख सकते हैं, यानी कि तब तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि डेल भी माइनस डेल आर बाई डेल बाई भी इसका एक फॉर्मूला होगा। और जब फॉर्मूला होगा तो ए म्यू भी माइनस म्यू आर बाई क्या होगा, ए म्यू बाई माइनस 1 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो और आसान हो गया, म्यू भी माइनस म्यू आर बाई क्या होगा, म्यू बाई माइनस 1। देखिए ध्यान से, यानी कि यह भी आपका क्या हुआ, डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म का फॉर्मूला दोनों हुआ। देख लीजिए ध्यान से, डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म का यह फॉर्मूला है। यानी ये सब फॉर्मूला पूछा जाएगा अगले क्लास में, किसी से भी बहाना नहीं बनाना है। और बहुत लोग तो क्या करते हैं जानते हैं, कॉपी पलटने लगते हैं, आवाज नहीं आता है। आप माइक्रोफोन ऑन किए हुए हैं, आप पेज पलटिएगा, मेरे कान में आवाज नहीं आता है। जब फॉर्मूला पूछे तो आराम से जवाब दीजिए, पेज मत पलटिए वहां पर, ठीक है। तो बात समझ लीजिए, ये था डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म, मतलब कि किस तरह से डिस्पर्स करेगा। तो देखिए डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म जो है एंगल पर, मतलब कि एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं किया है। देख लीजिए ध्यान से, कहीं भी एंगल ऑफ प्रिज्म पर नहीं आया है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर सिर्फ आया है। ये बात को समझ लीजिए। अब देखिए इसमें 2 टर्म और है, उस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए ये सब आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ज्यादा कुछ के लिए नहीं, है ना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, है ना। ये सब आपको बोर्ड में नहीं आएगा इतना। नीट में इस फार्मूला पर एक बार क्वेश्चन पूछा है मात्र, है ना। आप देखिए 2 टर्म है, 2 टर्म मतलब फिनोमेना समझिए, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। 2 टर्म है। एक टर्म है डिस्पर्सन
डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन होना चाहिए। और दूसरा टर्म है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। एक है डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। और जोड़ना है तो बाई थिन प्रिज्म दोनों में जोड़ दीजिए। थिन प्रिज्म ओ से कोई मतलब नहीं है, थिन प्रिज्म है ना, इसमें भी थिन प्रिज्म। अब बताइए इस दोनों टर्म, आप लोग को होमवर्क है, इस दोनों टर्म का मीनिंग जो भी समझ में आता है लिख करके हमारे व्हाट्सएप पर भेजना है। आप गूगल से सर्च कीजिए, चाहे जहां से सर्च कीजिए, हमको नहीं मतलब है, लेकिन लिख करके भेजना हर हाल में। अगले क्लास में, अगले क्लास के पहले मतलब ये दोनों टर्म का मीनिंग, मतलब उस पर एक छोटा सा पॉइंट लिख करके 5 लाइन में 6 लाइन में एक का लिख करके आपको भेजना है, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा। डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन बाय थिन प्रिज्म और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दोनों का लिख करके आपको भेजना है हर हाल में, एट एनी कंडीशन, ठीक है। तो प्रिज्म में इतना ही थ्योरी था, लेकिन प्रिज्म में अब क्वेश्चन की बारी है। क्वेश्चन आज ही भेज चुके हैं आप लोग को, कहां पर, आपके व्हाट्सएप पर अभी चला गया था कुछ देर पहले, है ना। तो क्वेश्चन बनाना है अब हम लोग को। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो हम ये कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सर अगर चलिए दो यहाँ देखिए, प्रिज्म को एक साथ जोड़ दे तो? वो अपना काम कीजिएगा, हम वो तो नहीं पूछे अभी, अपना बना के भेजिएगा। चलिए आप लोग जो है क्वेश्चन बनाना शुरुआत कीजिए, ठीक है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है जो भेजे हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर है ना, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ आई, वन सरफेस ऑफ प्रिज्म स्मॉल एंगल ए एंड इमर्ज नॉर्मली फ्रॉम अपोजिट सरफेस इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज म्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई नियरली इक्वल टू। जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए, पहला नंबर क्वेश्चन को बनाइए, फर्स्ट से फास्ट में बनाइए। 2 मिनट का टाइम है, ज्यादा टाइम आपको नहीं देंगे हम, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में 2 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, उस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझिएगा, प्रिज्म पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कहता है अ रे इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन सरफेस ऑफ प्रिज्म। एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, इसके एक सरफेस पर एक रे जो है आपका इंसिडेंट किया है, और इंसिडेंट एंगल हम लोग नॉर्मल के साथ दिखाते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, मतलब आई इधर से दिखाएंगे। ये इंसिडेंट एंगल आई दे दिया है क्वेश्चन में। कहता है इस एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो ए है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सारा डाटा इंफॉर्मेशन। एंड इमर्ज, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, एंगल ऑफ इमर्जेंस इधर होता था, डेविएशन, सब लोग डेरिवेशन याद कर लिए है ना। ऑनलाइन का खूब मजा लेते हैं आप लोग, एकदम छुप छुप के रहते हैं, है ना। रुकिए 15-20 दिन और, उसके बाद ऑफलाइन चालू करते हैं, उसके बाद ना बताएंगे। देखिए यहाँ पर बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि यहाँ पर क्या होगा, उस बात को समझिए। कहता नॉर्मली बाहर निकला है इधर से इमरजेंस, मतलब यहाँ से जब ये बेंड हुआ, बेंड तो इधर होगा हर हाल में, लेकिन बेंड हुआ लेकिन नॉर्मली निकला। तो नॉर्मली निकलने का मतलब क्या है, ऐसे निकल गया सीधा नॉर्मली। नॉर्मली निकलने का मतलब हुआ कि यहाँ 90 डिग्री पर गिरा होगा, यहाँ 90 डिग्री बन रहा होगा, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब बताइए ए है, ये 90 है, तो 90 माइनस से होगा, और ये एंगल ए हो जाएगा। ये बात को समझ लीजिए पहले, आप देख लीजिए ध्यान से। बात अगर कुछ गड़बड़ है ज्योमेट्री में, अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आया है, तो हमको बताइए, फिर से समझाने के लिए हम तैयार हैं। आगे बात समझ में, अगर ये 90 है, ये है, चूंकि ये भी नॉर्मल था, तो 90 माइनस ये, तो ये तब होगा आपको 90 डिग्री। आगे एंगल समझ में 100% ना, आई कंफर्म। तो यहाँ पर लगाइए स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ, क्योंकि फार्मूला इसी से प्रूफ हुआ था म्यू वाला। स्नेल्स लॉ, म्यू 1 साइन आई
इक्वल टू म्यू टू साइन आर। और म्यू वन कौन होता है, जहां से रे जा रहा है, तो फर्स्ट मीडियम ये हवा है तो वन हो गया। साइन आई इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, इसका सी नंबर रिफ्रैक्टिव आंसर क्या होगा। दिया है, म्यू आ गया। और साइन आर हो गया। आर के बदले क्या लिखिएगा आप, ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा, ए लिखिएगा। बात समझ लीजिए, हमको आंसर आया साइन आई इक्वल टू म्यू साइन ए आ गया, इतना आंसर हमको आ गया है। देख लीजिए ध्यान से। लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ है सर, देखिए लिखा है रे इंसिडेंट at an angle of incidence I on one surface of a prism of a small angle A। इसके अंदर दिया हुआ है कि यह स्मॉल एंगल है। क्या है, स्मॉल एंगल है ये। जब स्मॉल एंगल है ये, तो ये भी स्मॉल एंगल होगा, तो सारा स्मॉल एंगल होगा। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए, फॉर स्मॉल एंगल के लिए क्या होता है, साइन थीटा थीटा हो जाता है, और साइन बीटा भी बीटा हो जाएगा, यानी साइन ए हो गया तो म्यू ए हो जाएगा। यानी आई बराबर म्यू इंटू ए आपका आंसर होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। देख लीजिए, अब आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाना है। किसना, 2 नंबर क्वेश्चन बताना है तुरंत। 2 नंबर क्वेश्चन तुरंत बनाना है। इसको देख लीजिए और फिर सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाना। बोलिए, वो देखिए तो आप लोग को एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए, याद है ना आप लोग को? एनसीईआरटी का भी प्रॉब्लम बनाने के लिए दिए हुए हैं होमवर्क में, उसको ही बना के सब लोग को भेजना है। देखिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन, ऐसे सारा जो क्वेश्चन भेजे हैं ना वो कल के लिए होमवर्क है, अगले क्लास के लिए। जो बच जाएगा उसको बना के भेजना है सभी लोग को, ठीक है? कहता है देयर इज अ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू √2 एंड रिफ्रैक्टिव एंगल। आप देख लिए हैं सबका। देयर इज ए प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है √2 है, और रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री है। वन ऑफ द सरफेस ऑफ प्रिज्म इज पॉलिश। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन में जो कह रहा है, ये भी नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 सरफेस है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। एक सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है। पॉलिश मतलब ये मिरर बना दिया गया। क्या बना दिया गया, मिरर। पॉलिश कर दिए तो वहां से लाइट अब पार नहीं करेगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, वो √2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहता है रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव एंगल इसको कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री ये दिया हुआ है, देख लीजिए। वन ऑफ द रिफ्रैक्ट पॉलिश बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ इट इंसिडेंट ओवर द रिफ्रैक्टिव सरफेस। रिट्रेस इस पाथ का मतलब क्या होता है, पाथ रिट्रेस कर जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, ये बात बताइए आप लोग। पाथ रिट्रेस मतलब जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से लौट के आएगा। पाथ रिट्रेस का मतलब क्या होता है, जिस रास्ते से गया है लाइट उसी रास्ते से लौट के आएगा। तो मान लिया कि लाइट इधर से ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर इंसिडेंट क्या होगा। और रिट्रेस का मतलब जानते क्या होता है, नहीं जानते हैं, हम बताते हैं रिट्रेस का मतलब क्या होता है। ये जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये चला गया है इधर, ऐसे थोड़ा सा तिरछा हो गया। रिट्रेस कब करेगा पाथ को पता है, सेम पाथ पर लाइट कब लौटेगा, जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। मतलब ये इधर से जाएगा और इधर से लौट जाए, इसका मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट है, 90 डिग्री है यहाँ, तभी ऐसा हो सकता है। अन्यथा और कोई कंडीशन नहीं है जिसमें पाथ को रिट्रेस कर ले। वो बात समझ में आ गया होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जो पाथ रिट्रेस तभी करेगा कोई जब वो आपका, क्या हम बोले, पाथ रिट्रेस तभी होगा जब वह जो है आपको क्या होगा, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा। क्या करेगा, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, तभी हो सकता है ऐसा, अन्यथा ये नहीं हो सकता है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं जो, ठीक है? तो देखिए आगे बढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है जो, ठीक है? तो यहाँ पर अगर गौर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए म्यू बराबर जो है आपका क्या है, यहाँ पर √2 है। अब यहाँ 90 डिग्री हो गया और यहाँ एक नॉर्मल बनाना ही पड़ेगा आपको, तो ये 30 डिग्री हो गया और तब ये 60 डिग्री होगा, 90 30 60 तब न होगा, और तब ये 30 डिग्री हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ये नॉर्मल है
और इंसिडेंट एंगल ये आई होगा। अब आपको इसमें प्रिज्म की बातें नहीं करना है, स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन बनेगा। बाय स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन बनेगा आपका। समझ लीजिए यहां पर क्या लिखेंगे, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। देख रहे हैं ना क्वेश्चन बन रहा है सब स्नेल्स लॉ से जो बना रहे हैं। 1 गुने sin i इक्वल टू μ2 है √2 और sin r है जो 30 डिग्री है, sin r है जो 30 डिग्री है। sin 30 1/2 होता है, तो sin i बराबर हो गया √2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/√2। इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब आप लोग बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतलाइए अब जल्दी से। देख लीजिए बोर्ड पर, एकदम बोर्ड से सामने से हट गए हैं। आपको कुछ अगर पूछना है तो हमको बतलाइए, एकदम तुरंत बतलाइए, तुरंत बतलाने के लिए हम तैयार हैं, बस इतना ही याद रखिए। इसके बाद आपको जो है आपको बनाना है 7 नंबर क्वेश्चन, जो जेई एडवांस में आया हुआ है 7 नंबर। लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन में ना देखिए फिगर में ए बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए बी। तो जहां ए लिखा है वहां बी लिखा रहेगा फिगर में, और जहां बी है वहां ए होगा। मेरा कहने का मतलब जो है उस क्वेश्चन में एक प्रिज्म बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ बी। तो यहाँ आप ए लिखिएगा, यहाँ बी और यहाँ सी लिखिएगा फिगर में, और उस क्वेश्चन को बनाइए। वो फिगर में थोड़ा उल्टा प्रिंट हो गया है, बात समझ लीजिएगा। जहां ए लिखा हुआ वहां बी लिखना है, बस इसके बाद इस क्वेश्चन को बना के बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन बतलाते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए क्वेश्चन में क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कहता है ये पानी में डूबा हुआ है, मतलब कि ये पानी में डुबा दिया गया है, उससे आपको कोई फर्क नहीं है। पानी में डुबा दीजिए, कोई बात नहीं है ना। पानी में डुबा दिए तो डुबा दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है ना। पानी में डुबा दिए उसको। देखिए क्वेश्चन की बात अगर कीजिएगा, अच्छी तरह से समझने की बात कीजिएगा, तो क्वेश्चन में कहता है ग्लास फिगर 1.5, यानी कि इसका जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg वो 1.5 दे रखा है। वाटर का जो दिया हुआ है म्यू वाटर वो 4/3 दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस ए बी फेस पर बीम ऑफ लाइट है जो नॉर्मली इंसिडेंट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब नॉर्मली इंसिडेंट करता है तो ये डेविएट नहीं करता है, सीधा एकदम निकल जाएगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर डेविएट नहीं करेगा। ये नॉर्मली इंसिडेंट में कभी डेविएट नहीं करता है, आ जाएगा सीधा इस फेस पर। और इस फेस पर आने के बाद क्वेश्चन में कहता है टोटली रिफ्लेक्टेड टू रीच द फेस बीसी, मतलब अब यहाँ से लाइट को चला जाना चाहिए पानी में, लेकिन पानी में नहीं गया, ये बीसी सरफेस पर टोटली रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। टोटल कहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा? बीसी सरफेस पर। इसका मतलब जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपको क्वेश्चन है प्रिज्म का, लेकिन प्रिज्म से क्वेश्चन यहाँ नहीं बनता है। प्रिज्म के फार्मूला पर बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्जाम में, खासकर जेईई एडवांस तो कहीं ना पूछता फार्मूला पर, वो आपको कंसेप्ट पर पूछेगा। अब बात बताइए, यहाँ से जब टोटली रिफ्लेक्ट होके यहाँ गया, इसका मतलब यहाँ TIR हो रहा होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर TIR के लिए इंसिडेंट एंगल मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यानी सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या निकालना पड़ेगा आपको? क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, तभी काम बनेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ क्रिटिकल एंगल के लिए, तो देखिए आप लोग जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। गौरव माइक ऑन कीजिए। यस सर। रे जो है किस मीडियम से किस मीडियम में जा रहा है? अभी सर पहले तो रेयर से डेंसर में आ रहा है। हमको TIR के जगह पर बताना है। डेंसर से डेंसर में जा रहा है। ग्लास से पानी में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर। हाँ, ग्लास से पानी, तो ग्लास है डेंसर, अब पानी है रेयर।
आए बात समझ में? तो आगे बढ़े अब। Yes, sir. अपना माइक ऑफ कीजिए अब। तो यहाँ पर देखिए TIR क्या होगा, आपका हो गया इस तरफ से। तो आप हम पूरा लिख देते हैं, बाई स्नेल्स लॉ से ही क्वेश्चन बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। वो जो है ना 10th क्लास वाला वो नहीं याद करके रखना है सीधा कि TIR में ये होता है फॉर्मूला। आप लिखेंगे म्यू ग्लास साइन C, आई के बदले C इक्वल टू म्यू वाटर और साइन 90 डिग्री। TIR के लिए कम से कम इस सरफेस पर ये ग्रेज करेगा ना TIR के लिए कम से कम क्या होगा, ग्रेज करेगा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ जो R का वैल्यू है वो क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। R का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो म्यू ग्लास साइन C और म्यू। तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, साइन C जो है आपका क्या है, साइन C जो है म्यू वाटर, ये तो 1 हो गया, तब म्यू वाटर। अब आई म्यू ग्लास, म्यू वाटर है जो आपका 4/3 है और ग्लास है जो 3/2 है। ग्लास है जो क्या है 3/2 है। यानी साइन C का जो वैल्यू आ गया आपका 8/9 आ गया। अब बताइए इंसिडेंट एंगल जो होगा 8/9 से बड़ा होगा, 8/9 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, वो सोच लीजिए। अब 7 का देख लीजिए, 7 का आपका A नंबर ऑप्शन सही हो गया। यानी कि क्रिटिकल एंगल यानी इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, थीटा 90 डिग्री अति मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो उससे ज्यादा होना चाहिए तो आपका क्या हो गया आपका, यानी कि थीटा जो होगा यहाँ साइन। आप देखिए थीटा, सॉरी यहाँ दिया हुआ था, थीटा यहाँ दिया हुआ था। इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर एक और ज्योमेट्री लगाना था। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। और तब यहाँ पर ये एंगल जो इंसिडेंट एंगल है वो इंसिडेंट एंगल थीटा के बराबर है। देख लिए ध्यान से, इसीलिए इंसिडेंट एंगल थीटा के बराबर है, तो इसीलिए आई के बदले थीटा लिखेगा। तो थीटा जो होगा इक्वल और ग्रेटर क्या होगा क्रिटिकल एंगल से, यानी कि साइन इनवर्स 8/9 से क्या होगा, इसके इक्वल और ग्रेटर होगा। अच्छा साइन थीटा लिखा है तो 8/9 होगा। यानी बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए अब हमको। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी कष्ट है तो हमको तुरंत बतला सकते हैं आप। चलिए एक अगला क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन बनाना है आप लोग को। 5 नंबर क्वेश्चन जल्दी से 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए, लास्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर क्वेश्चन जो होगा। और जिनको ये क्वेश्चन लिखना लीजिए, देखिए बाकी सब होमवर्क रहेगा, है ना। क्वेश्चन में है 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है रे ऑफ लाइट अंडरगो डेविएशन ऑफ 30 डिग्री व्हेन इंसिडेंट ऑन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, द एंगल मेड बाय रे इनसाइड प्रिज्म विद द बेस ऑफ प्रिज्म इज। क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर जो है जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस तरह से ऐसा है, कहता है रे ऑफ लाइट अंडरगो डेविएशन of 30 degree when incident on a equilateral prism of refractiveness √2। एक लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट किया है, जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर से ये डेविएट कर रहा है। क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है। डेविएशन जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये डेविएशन जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए उसको हम छोड़ देते हैं पहले, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू √2 दिया हुआ है ना। इक्विलैटरल प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म का मतलब ये हो गया 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, सॉरी इक्विलैटरल प्रिज्म में ये 60 डिग्री हो गया, सारा 60 होगा इक्विलैटरल प्रिज्म में, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है इंसिडेंट डेविएशन ऑफ 30, डेविएशन है जो 30 डिग्री है, बात समझ लीजिए। इक्विलैटरल प्रिज्म दिया हुआ है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कहता है रे जो अंदर है, ये रे जो है, ये रे इसके साथ कितना एंगल बना रहा है ये बताना है आपको। तो पहले म्यू का फॉर्मूला देखिए, अब जेईई एडवांस म्यू के फॉर्मूला पर पूछा है, साइन डेल प्लस a/2 और साइन a/2। याद कीजिए फॉर्मूला एक डिराइव किए थे हम लोग। अब म्यू बराबर निकाले, म्यू का वैल्यू एक दिया हुआ है, हम म्यू निकाल रहे हैं। साइन 60 + 30, डेविएशन था 30 और a है 60/2 डिवाइड बाई साइन, ए का वैल्यू क्या है 60/2 है। देख लीजिए ध्यान से,
यहाँ पर जो हो गया, यहाँ पर कितना हो गया आपका, देख लीजिए साइन 45 हो गया ऊपर, कितना है ना। देखिए बात समझ लीजिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। तो यहाँ पर देखिए अब 5 सेकंड के लिए कट गया था मीटिंग, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो म्यू बराबर क्या आ गया था आपका, साइन इतना हो गया। तो आप म्यू बराबर लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए ये साइन 45 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, नीचे चला जाएगा, और साइन 30 1/2 होता है, ऊपर चला जाएगा। यानी म्यू का वैल्यू आ गया √2। अब कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन में भी म्यू का वैल्यू √2 दिया था, आपको भी √2 आ गया। तो आप बताइए ये फार्मूला जो डेराइव किए थे, ये फार्मूला किस कंडीशन के लिए डेराइव किए थे। तो याद कीजिए उसमें दो था, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन का 2 केस था। याद कीजिए क्या हम लिखवाए थे कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में, याद है आप लोग को, रिवीजन किए हैं थ्योरी। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में क्या था थ्योरी, वो बताइए आप लोग। अब कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन में बोलिए जल्दी से, कोई नहीं बोलेंगे। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ray inside prism will be parallel to base of the prism. हाँ, यानी उसमें 3 पॉइंट लिखाए थे कि I बराबर R, एक R1 बराबर R2, और दूसरा लिखाए थे कि नोट में पॉइंट लिखा दिए थे कि जब ये कंडीशन होगा मिनिमम डेविएशन का, तो आपका ये रे ऑफ लाइट जो है बेस के पैरेलल जाएगा। तो उसी कंडीशन पर जब फॉर्मूला रखें तो हमको भी √2 आया, क्वेश्चन में √2 दिया है। इसका मतलब क्या समझे कि रे जो है अब इस बेस के पैरेलल जाएगा, और जब पैरेलल जाएगा यानी कि तब तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल, रे इनसाइड प्रिज्म पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल हो गया तो एंगल कितना बनाएगा, 0 बनाएगा, एंगल बनाएगा ही नहीं। और कोई बात है तो बोलिए अब ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़े, यानी मीटिंग को एंड करते हैं। और होमवर्क क्या है जो आपको याद कर लीजिए। देखिए हम बता देते हैं, एनसीईआरटी में सारा प्रॉब्लम बनाना है, 11, 12, 13 छोड़ करके, 3 क्वेश्चन छोड़ के सब बना लेना है A to Z, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का है, 11, 12, 13। और सब लोग को बना करके भेजना है क्या चीज, व्हाट्सएप पर आज शाम तक या कल शाम तक, क्योंकि नहीं तो मीटिंग हम उन्हीं को भेजेंगे अगला दिन ग्रुप में जो होमवर्क बना के भेजेंगे। सारा क्वेश्चन का नहीं बनेगा, क्वेश्चन उतार के हमको भेज दीजिएगा, नहीं तो आपके पास मीटिंग आईडी जाएगा ही नहीं। बस समझ लीजिए ध्यान से, अब बहाना नहीं, क्योंकि हम बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं, आप बहाना बनाइए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, है ना। नहीं भेजिएगा, मीटिंग आईडी नहीं जाएगा, कोई बात नहीं है। जब ऑफलाइन खुलेगा तो आके क्लास कर लीजिएगा फिर दोबारा।